नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी वैद आईसीएस लखनऊ के इस प्रोग्राम साइंस सिंप्लीफाइड, जी हाँ, साइंस सिंप्लीफाइड के नाम से हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप जानेंगे विज्ञान की गुत्थियों को आसानी से समझने का तरीका, विज्ञान से जुड़े प्रश्न जो आसानी से आप समझ सकें और वो तमाम डिफ़िकल्टीज़, टेक्निकलिटीज़ जो साइंस, टेक्नोलॉजी या इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स में हमारे स्टूडेंट्स को आम तौर पर समझने में थोड़ी परेशानी होती है। ख़ास तौर से अगर आप आर्ट साइड के या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट रहे हैं, तो ऐसे विषयों को जो आम तौर पर हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं और रोज़मर्रा की खबरों में बने हुए हैं, सुर्खियों में हैं, हमारे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और विज्ञान के ज्वलंत विषय हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे साइंस सिंप्लीफाइड में। हम अपने फैकल्टी मेंबर और हेड साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पुनीत सर से जानेंगे और आसानी से समझेंगे विज्ञान के उन गूढ़ रहस्यों को और समझेंगे विज्ञान की कहानी पुनीत सर की जुबानी। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम लोग का ये आज मेडन प्रोग्राम है, आज पहला कार्यक्रम है। हालांकि आप वैसे बहुत लंबे समय से 15 वर्षों से ज़्यादा आपने विज्ञान को यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया है और जिसकी वजह से आप सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि साइंस जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट को, या जैसे आमतौर पर उसे मुश्किल विषय माना जाता है, वो आप बहुत साधारण, सरल और सहज तरीके से बता देते हैं। और मैं देखता हूँ कि क्लास में बच्चे आपकी क्लासेस को अटेंड करने के लिए एकदम दीवाने रहते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि हमारी जो इस चैनल की दुनिया है उसके द्वारा हम उन लोगों तक भी पहुँचें जो सीधे आपकी क्लास में आपसे रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो सर्दियों का दिन है। अभी हमने देखा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरा और कुहासा होने के कारण बड़ी भीषण दुर्घटना हुई और करीब 19 लोग उस दुर्घटना में मारे गए। कारें आपस में लड़ गईं। तो मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये कोहरा क्या होता है, फॉग किसे कहते हैं, ये क्यों पड़ता है और क्यों इसमें दिखाई देना कम हो जाता है? ये दुर्घटनाएं जो घट रही हैं और उस पर सरकार भी बड़ी सचेत हो गई है कि अब उसमें अनाउंसमेंट किया जा रहा है, स्पीड ब्रेकर्स लगाए जा रहे हैं, ये तमाम सरकार अपनी ओर से कदम उठा रही है। लेकिन हम पहले तो जान लें कि ये कोहरा क्या होता है, फॉग किसे कहते हैं, क्यों पड़ता है, किस वजह से विजिबिलिटी कम होने से ये एक्सीडेंट्स होने लगते हैं और इनसे बचाव का क्या तरीका है? देखिए, कोहरा जो सर है, जिसको हम कोहरा या फॉग कहते हैं, अगर हम इंडो गैंजेटिक प्लेन की बात करें तो बेसिकली अगर साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ कोहरे जैसी समस्या नहीं दिखाई पड़ती। नीचे जहाँ हम कर्क रेखा को क्रॉस करते हैं, मध्य प्रदेश से नीचे, तो बहुत ही कम एरियाज हैं। अब केरला के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो उसके अलावा तो जो हमारा जो कोहरा दिखाई पड़ता है बेसिकली इंडो गैंजेटिक प्लेन में दिखाई पड़ता है। और इसका कारण जो है ये है दैट इज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का उत्क्रमण। आसान शब्दों में कहें कि बादल जो है वो आसमान में ही क्यों बनते हैं, जमीन पे क्यों नहीं बनते। तो ऐसा होता है जैसे जैसे हमारी पृथ्वी से हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान यानी कि टेम्परेचर कम होने लगता है। अब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, उषांक बिंदु। तो होता क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है एक पर्टिकुलर ड्यू पॉइंट है, जैसे आजकल जो इंडो गैंजेटिक प्लेन का ड्यू पॉइंट चल रहा है वो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा। तो लखनऊ में अगर हम अभी बैठे हुए हैं तो लखनऊ में इस वक्त टेम्परेचर 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इसका मतलब अगर ये जब तक टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ड्रॉप नहीं करेगा तब तक जो है हवा में मौजूद जो नमी है, जो वाष्प है, वो लिक्विफाई नहीं होगी, मतलब वो वेपर कंडीशन में होगी, वाष्पित रहेगी। मॉलिक्यूल्स जो है पानी के वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, उनका कंडेंसेशन यानी कि संघनन नहीं होगा। आम शब्दों में कहें कि पानी जो है वो गैसीय अवस्था में रहेगा, वो तरल अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। अब जैसे हम दिन के समय की बात करें, जैसे कि हम ऊंचाई बढ़ती जाती है, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कम होता चला जाता है। जमीन पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है
और अगर हम 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर ड्रॉप होकर 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो जैसे ही वहां पर तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पहुंचता है, वो जो टेम्परेचर है वो अब ड्यू पॉइंट के नीचे चला गया, ठीक इसलिए बात है। आपको आसमान में बादल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्या हो अगर ये जमीन है और जमीन का ही तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो वही बादल कहाँ दिखाई पड़ने लगेंगे? जमीन पर। तो कोहरा क्या है? आसमानी बादल ही आप कह सकते हैं एक तरह का। अच्छा, यानी कोहरा भी एक तरह का बादल बादल है। ही है। तो होता ठीक क्या बात। है कि जो रात का वक्त होता है, तो रात के वक्त जो है टेम्परेचर, दिन में तो सूरज की गर्मी से जमीन जो है उसका तापमान ठीक ठाक गर्म रहता है, 12 डिग्री 14 डिग्री है, यानी कि ड्यू पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर है। जो जमीन होती है वो हवा के जरिए, हवा जो है ऊष्मा का कुचालक है। जमीन की खास बात है कि तेज गति से ये गर्म होती है। जैसे गर्मियों के जेठ की दोपहरी में हम देखते हैं कि हमारी छत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तेजी से गर्मी को एब्जॉर्ब करती है और तेजी से गर्मी को उतनी ही तेजी से रिलीज भी करती है। तो होता क्या, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो ये जो इसके ऊपर की हवा है वो तो उसका तापमान उतनी तेजी से ड्रॉप नहीं कर रहा है, लेकिन जमीन का टेम्परेचर जो है बहुत तेज गति से ड्रॉप करना शुरू हो जाता है। आम भाषा में कहें कि हवा का तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जमीन का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक बात है। तो जमीन ज्यादा ठंडी हो गई। अब जो हवा जमीन के संपर्क में है, एकदम पास में, वो हवा भी, उसका भी तापमान ड्रॉप करके 6 डिग्री सेंटीग्रेड 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अभी अभी हमने कहा कि आजकल का ड्यू पॉइंट चल रहा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे ही जमीन के संपर्क में आई हुई हवा 6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ड्रॉप करती है, वैसे ही उसके अंदर जो पानी है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और आपका फॉग यानी कि कोहरे का निर्माण होता है। तो इसी वजह से जो है आप देखेंगे इंडो गैंजेटिक प्लेन में कोहरा जो है वो जमीन से एकदम चिपका हुआ होता है। अब दूसरी बात है कि सर अगर कोहरा टेम्परेचर अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो टेम्परेचर तो और कम होगा, तो कोहरा तो जमीन से लेके आसमान तक दिखाई देना चाहिए, बादलों तक दिखाई पड़ना चाहिए। तो ऊपर की तरफ क्यों नहीं कोहरा दिखाई पड़ता है? तो इसका कारण है, जियोग्राफी में इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। होता क्या है कि जमीन आपकी ठंडी है, उसमें उसके ऊपर की हवा भी आपकी 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडी है, तो ये पूरी की पूरी जो परत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जहां पर आपको कोहरा दिखाई पड़ेगा। इसके ऊपर की जो हवा है उससे जमीन ने, वो चूंकि ज्यादा ऊंचाई पर है, तो जमीन जो है उससे गर्मी को एब्जॉर्ब उससे नहीं कर पाई है, या उसकी वो जो हवा है वो गर्म हवा की लेयर ऊपर पड़ी हुई है। तो नॉर्मली क्या है, जमीन ठंडी हवा की परत और उसके ऊपर गर्म हवा की परत। तो ऊपर की हवा की परत का टेम्परेचर 8 डिग्री 9 डिग्री है, नीचे की हवा की परत का टेम्परेचर 4 डिग्री। तो जितनी भी हवा की परत का तापमान उषांक से यानी कि ड्यू पॉइंट से कम रहेगा, वहां पर आपको कोहरा दिखाई पड़ेगा और ऊपर की परतों में को कोहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो हम कहते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन है, इसको हम कहते हैं रेडिएटिव कूलिंग। और रेडिएटिव कूलिंग की वजह से जो है इस जो पूरा का पूरा हमारा मैदान है, यहाँ पर कोहरे की समस्या जो है दिखाई पड़े। और देखिए आपको जो ये कोहरा है वो पड़ेगा भी कब? वो रात के वक्त पड़ता है। जैसे तापमान गिरेगा, जमीन ठंडी होगी, कोहरा पड़ना शुरू हो जाएगा। दिन में सूरज निकलते ही जमीन फिर से गर्म होगी और जमीन के ऊपर की हवा भी गर्म होगी और कोहरा फिर से छट जाएगा। तो ये कारण है कोहरा पड़ने का। अब इसमें जब हम दिल्ली सेक्टर के पास चलते हैं, लखनऊ के आसपास के एरियाज के पास चलते हैं, तो वहां पे इस कोहरे की समस्या थोड़ी सी और बढ़ जाती है। रीजन है कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वायु प्रदूषण की वजह से इसी कोहरे में स्मोक यानी कि धुआं मिल जाता है। PM 2.5 है, PM 10 है, अलग अलग तरह के सूट है, स्मोक है, ये सारी चीजें मिलने लगती हैं। अब ये फॉग ज्यादा पॉइजनस हो जाता है, ज्यादा डेंस हो जाता है, इसका कलर ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, ये नहीं कि ये भूरे रंग का या काले रंग का बन जाता है। अब इसको हम फॉग ना कह के स्मोक कहते हैं। तो फॉग और स्मोक, फॉग में अगर आप सांस लेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, कोहरे में सांस लेने में दिक्कत दिखेगा नहीं, सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब इसमें जहरीला धुआं मिल जाता है और तब इसको हम स्मॉग कहते हैं, तो स्मॉग में आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आंखों में जलन आएगी, तो ये सारी समस्या हो जाएंगी और उसमें विजिबिलिटी और भी कम हो जाएगी। तो ये होता है आपका कोहरा। और इसी वजह से अगर विजिबिलिटी जीरो हो गई, जैसे कि अभी लखनऊ में IPL का मैच था और विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से मैच को कैंसिल करना पड़ा। तो विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं, एयरलाइंस हैं, उनकी फ्लाइट सर्विसेज डिस्टर्ब होती हैं। फिर जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे है वो इसे ऐसे सेक्टर से होकर गुजरता है जहां पर स्मोक की भी प्रॉब्लम है, फॉग की भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से वहां पे कोहरा ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो है वाहनों के लड़ने की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कारण है आपका कोहरे का। ठीक कह रहे हैं। तो बहुत आपने आसान और सरल तरीके से समझाया कि कोहरा क्या है, फॉग और स्मॉग में क्या फर्क है। अब
अक्सर हम लोग जाड़े के दिनों में बड़ी दुखद खबरें ये पढ़ते हैं कि कुछ लोग अपने कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर या अलाव तापते हुए या कोयला जला करके सो रहे थे और सुबह वो मृत पाए गए। जी। तो ये एक चेतावनी भी है कि अगर आप ठंड से बचने के लिए कमरे के अंदर कोयला या इस तरीके की कोई ज्वलनशील पदार्थ जलाकर सो रहे हैं तो ऐसा ना करें। लेकिन ऐसा क्या है भाई, कोयला जला के गर्मी थोड़ी सी उसको मिल जाती है जो भी है उस कमरे में सोने वाला, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। जी। तो ये देखिए, तो बड़ा दुखद है, कैसे इससे हाँ, बचा जाए? ये जो जितनी भी घटनाएँ आपको दिखाई पड़ेंगी, उसमें 99% से ज़्यादा घटनाएँ आपको तब दिखाई पड़ेंगी, जब कोई हाइड्रोकार्बन फ्यूल जल रहा है। हाइड्रोकार्बन फ्यूल का मतलब या तो लकड़ी जलाई जा रही है या फिर कोयला जैसी चीज़ जलाई जा रही है जिसमें कार्बन हो। जी। तो कार्बन या लकड़ी को जब आप जलाते हैं, तो जब बर्निंग करती है तो उससे मुख्यतः 2 तरह की गैसें निकलती हैं। एक गैस जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ समस्या ये है कि ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस गैस है। ना तो इसमें गंध आती है, ना तो इसका कोई रंग है, और ना तो इसका कोई टेस्ट होता है। यानी कि अगर इस कमरे में जहां हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड अभी गैस बनना शुरू हो जाए या लीक होना शुरू हो जाए, तो हमें पता नहीं चलेगा। इसकी कोई गंध नहीं होती, रंग नहीं होता, स्वाद नहीं होता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक समस्या ये है कि ये जो है ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देती है, कम कर देती है। तो हमारे ब्लड में, हमारे रक्त का जो ब्लड का जो कलर है वो रेड है, और सभी को पता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, यानी ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। जी। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को हटा देती है, रिप्लेस कर देती है, उसकी जगह जाके जबरदस्ती हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है। अच्छा। और ये बॉन्ड जो है काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो जितनी बार व्यक्ति सांस लेता है उसके खून में कार्बन मोनोऑक्साइड डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है, और एक नया तत्व बनकर तैयार होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा। टेक्निकल भाषा में इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अब इससे समस्या है कि आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हर सांस के साथ कम होती चली जा रही है। आपको कोई गंध नहीं आ रही, सिर थोड़ा सा भारी लगेगा। अगर आप नींद में हैं तो नींद गहरी होती चली जाएगी, और गहरी नींद से व्यक्ति जो है बेहोशी में चला जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रही, तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रही। धीरे धीरे ब्रेन काम करना और बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है वो काम करना बंद करने लगते, शट डाउन होने लगती है बॉडी, और व्यक्ति जो पहले हल्की बेहोशी में जाएगा, फिर गहरी बेहोशी में, कोमा में, और उसके बाद दम घुटने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो समस्या यह है कि यही जो हम लोग अलाव जलाते हैं, तो अगर आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा, लंबे समय तक अगर बाहर खुले में भी अलाव जला रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आपकी आंखों में जलन होने लगती है, सिर भारी होने लगता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के प्राइमरी कैरेक्टर है, ये प्राइमरी लक्षण, प्राथमिक लक्षण। लेकिन चूंकि आप खुले में बैठे हुए हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ऊपर उतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं डाल पाती। यही अगर अलाव लेकर आप कमरे के अंदर अंगीठी लेकर चले आते हैं, तो अब ये कमरा बंद है पूरी तरह से, कहीं से ऑक्सीजन आने की तरीका नहीं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सारी चीजें कवर कर रखी हैं। तो धीरे धीरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा समय के साथ बढ़ने लगती है, और जितनी कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा उसी हिसाब से कम होना शुरू हो जाएगी, और इसी वजह से इस तरह की दुखद घटनाएं होती हैं। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको कमरे को गर्म करना है तो आप रूम हीटर का प्रयोग करें। जो इलेक्ट्रॉनिक आती है, इलेक्ट्रिकल रूम हीटर होते हैं, वो बेसिकली काफी सेफ होते हैं, क्योंकि ये जो रूम हीटर्स होते हैं इसमें कोई मेटल का वायर, यानी कि जो आप कह सकते हैं फिलामेंट होता है, उसको वो गर्म होता है, और उससे हवा का प्रवाह किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, हवा का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसमें जो है कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड कंपैरेटिवली बनने की संभावना बहुत ही ना के बराबर होती, क्योंकि कमरे की हवा को ही ये क्या करते हैं, रिसर्कुलेट किया करते हैं। तो भी एडवाइजेबल यही रहता है कि लंबे समय तक इनका अगर किसी रूम में ये चल रहे हैं तो कुछ समय के पश्चात, 3-4 घंटे के पश्चात आप दरवाजों को खोल के वेंटिलेशन कर दें, नई हवा भर ले, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बाकी चीजों के लिए भी। लेकिन हर हालत में हर व्यक्ति को कमरे के अंदर लाल गर्म कोयलों की अंगीठी या लकड़ी से का जलता हुआ अलाव लेकर उसको रखने की जरूरत नहीं होती। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन गई तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं चल होगी, और लोग बात करते करते बेहोश होकर मर जाते हैं। तो ये इसकी बहुत ही तो क्या जैसे जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बेहोशी में या फिर धीरे धीरे अपने मौत की तरफ बढ़ रहे होते हैं,
तो दम घुटने से ये जो मौत होती है, तो क्या इसमें किसी तरीके की बेचैनी, नहीं सर, तड़प या इसमें इसका एहसास नहीं यही होता? समस्या है। इसमें आपका क्या उठ के नहीं, बाहर चला जाए डर के, घबरा के? यही तो इसकी सबसे खास बात है। इसमें नींद आना शुरू होती है। हम्म। व्यक्ति को पहले नींद आएगी, और नींद आना तो वो एकदम नॉर्मल बात है, आदमी लेट के सोया और सोचा है बढ़िया और अच्छी बस बात है। उसी में जो है डेथ हो जाती है। एक हादसा हुआ था पाकिस्तान में, मुर्री में, वहाँ का हिल स्टेशन है, बहुत सारी परिवार फैमिलीज वहाँ पे गई हुई थी, और अभी 3-4 साल पहले का हादसा, बहुत ज्यादा दुखद हादसा हुआ था। तो फैमिलीज अपने बच्चों के साथ गए थे सब लोग वहाँ पे। पाकिस्तान में वो उस जगह पर अचानक से इतने ज्यादा स्नोफॉल हुआ कि गाड़ियां लगभग बर्फ में दब गई थी। ऐसी स्थिति में वो उस वक्त कहीं भी जाने का वक्त नहीं था, कहीं कोई आसपास सिक्योरिटी के बंदोबस्त नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, रात बिताने के लिए गाड़ियों के अंदर हीटर ऑन करके रखा उन्होंने, किसी तरह से बच्चे जो है उनको थोड़ी सी गर्मी मिलती रहे। जब आप गाड़ी चलाते हैं तब आपकी गाड़ी का इंजन जो है उसमें ताजी हवा भरती रहती है और वेंटिलेट होता रहता है। गाड़ियां पुरानी हैं तो उसका जो वेंटिलेशन का जो सिस्टम होता है वो इंजन से जुड़ा रहता है। कहीं पाइप टूटी हुई, कहीं दिक्कत है, तो होता क्या, जब आप गाड़ी खड़ी करके उसको गर्म करते हैं, यानी कि आप अपना हीटर जला रखते हैं, तो गाड़ी का हीटर जलता कैसे? वो जलता है इंजनों से, इंजन की ताकत से। तो इंजन आपको ऑन करके रखना है। अब जब इंजन जब जल रहा है तो मैंने कहा हाइड्रोकार्बन, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे कोयला हो या लकड़ी हो, कुछ भी जल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो गाड़ियों के एग्जॉस्ट में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब होता क्या है कि गाड़ी के केबिन में धीरे धीरे करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी कार्बन मोनोऑक्साइड में वाले, जो उन्होंने हीटर ऑन करके रखा, रात भर उसमें रात गुजारने की कोशिश की, और धीरे धीरे जो है केबिन्स में कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस है वो भर गई, और इसकी वजह से जो है बहुत सारी ठंड फैमिली से नहीं मरे, ठंड से नहीं मरे, वो दम घुटने की वजह से दम मर घुटने गए। से मर गए। तो इसलिए एडवाइजेबल होता है कि जब भी गाड़ी खड़ी हो तो खड़ी गाड़ी में एसी नहीं चलाना चाहिए गर्मियों के मौसम में, या अगर गाड़ी लंबे समय तक आप खड़ा करके रखें, या फिर हीटर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी के हीटर या एसी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम गाड़ी के इंजन से, और जो इंजन आपने रन करके छोड़ा हुआ उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड आपके केबिन के अंदर भरना शुरू हो जाती है। बहुत सारे हादसे हमें सुनाई पड़ते हैं कि गर्मियों के समय में भी कि एसी ऑन करके सो रहे थे और उसी में जो है डेथ होगी, तो वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का ही प्रॉब्लम है। गाड़ी में भी बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो वेरी डेंजरस गैस। तो यही बचाव है कि आप इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें। अब चलते चलाते एक सवाल आपसे और पूछूंगा, हालांकि मुझे तो बड़ा सुन करके नई जानकारी मिल रही है, नए तथ्य मिल रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम की एक समय सीमा भी है। तो ये आजकल ये कफ सिरप का बड़ा मामला छाया हुआ है, अखबारों में, सुर्खियों में, हेडलाइंस में, कि कोडीन कफ सिरप, उसकी स्मगलिंग हो रही है, उसके छापे मारे जा रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कई 100 करोड़ का ये व्यापार हो रहा है। तो कफ सिरप तो लोग बहुत सारे समय से, लंबे समय से पीते आए हैं, खा रहे हैं, मतलब जब खांसी होती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। ये अचानक से ये कफ सिरप का क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, कफ सिरप जो बनाई जाती है अलग अलग फॉर्मूले से बनाई जाती है। पहली बात तो हम लोग ये समझ ले कफ सिरप असर कहाँ करती है। तो आम जनता को यही पता कि कफ सिरप जो खांसी की दवा है तो फेफड़ों पर असर करती होगी, कि विंड पाइप को खोल देती होगी। लेकिन कफ सिरप के जितने भी फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं उनका मेन जो उनका अटैक ऑर्गन होता है, टारगेट ऑर्गन, वो आपका ब्रेन होता है। खांसी का जो इम्पल्स है वो कहाँ से पैदा हो रहा है, वो आपके ब्रेन से पैदा हो रहा है। और ब्रेन में भी जो दिमाग का पिछला हिस्सा है जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, वहां पे कफ सेंटर्स होते हैं। तो जब आप नॉर्मली कभी आपने ध्यान दिया होगा खांसी की दवाओं पे लिखा रहता है कि इस दवा को पीने के बाद गाड़ी या हैवी मशीनरी ऑपरेट ना करें। हाँ। आपको नींद आ सकती है, क्योंकि जो कफ सिरप से, सारी की सारी नहीं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी कफ सिरप जो है वो ब्रेन के ऊपर असर डालती है, ब्रेन की एक्टिविटी को डिप्रेस करती है, धीमा कर देती है, बिल्कुल शराब की तरह। खासकर ये ब्रेन स्टेम जो कि यहाँ पे कफ सेंटर्स होते हैं उनको जो है वो थोड़ा सा ईज आउट करती है, उसको डिप्रेस कर देती है, ताकि कफ के इम्पल्स आदमी में ना आए और आदमी की कफिंग जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा कफ सिरप में कुछ और फॉर्मुलेशन डाले जाते हैं ताकि जो है वो आपका जो कफ बन रहा है बॉडी के अंदर, फेफड़ों के अंदर, वो थोड़ा सा पतला हो जाए, और उस वजह से थोड़ा आपका या ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, यानी कि आपके के सांस का जो रास्ता है वो थोड़ा सा फैल जाए तो आपको सांस लेने में आसानी हो। लेकिन उसके वो सेकेंडरी रोल है, प्राइमरी रोल है कि कफ जो है वो पैदा ही ना हो, उसकी वो जो इम्पल्स है वो ब्रेन सारा उसको डिप्रेस किया जाए। अब बात करते हैं कोडीन की। तो कोडीन जो है ये बनता अफीम से। अच्छा। अफीम जो है पेपेवर सोमनीफेरम बॉटनिकल नेम है पौधे का,
और इसमें से बनाई जाती है, अफीम से बनती है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नार्कोटिक सब्सटेंस है जिसको हम मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मॉर्फिन जो है पेन किलर है, हाँ, दर्द में पेन दी किलर के जाती तौर पे यूज होता है, बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है। और मॉर्फिन इससे बनती है, इसी से थोड़ा और सिंथेसाइज करके हम हेरोइन बनाते हैं। तो इंडिया में तो नहीं बनती, लेकिन अफगानिस्तान वगैरह में हेरोइन बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। इसका यूज जो है ड्रग एडिक्ट्स करते हैं। एक इसी में से माइल्ड केमिकल निकलता है जिसका असर कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होता है, लेकिन क्योंकि अफीम से बना है तो असर तो नशे वाला होगा ही। इस केमिकल को हम कोडीन कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो अफीम के पौधे से ही मॉर्फिन बनती है, उसी से हेरोइन बनती है और उसी से कोडीन बनती है। अब जो कफ सिरप बनाने की कंपनियां हैं ये क्या करती हैं, कोडीन फॉस्फेट का निर्माण करती है। सॉल्ट है, उसको बनाने के लिए कोडीन का यूज करा जाता है। तो कोडीन फॉस्फेट इसमें डाला जाता है, जैसे कि अभी जो कोडीन ड्रग्स में है तो उसमें कोडीन फॉस्फेट मिला हुआ है। कोडीन फॉस्फेट काम क्या करेगा, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करेगा, या आम भाषा में कहें नशा करेगा। तो आप 1 चम्मच पीते हैं तो आपकी खांसी रुक जाएगी। आपको खांसी नहीं भी आ रही है तो आपने कहीं से अरेंज कर ली कोडीन की सिरप, और आपने आधी बोतल पी ली या 4-5 चम्मच पी लिए, जितने भी पिए जा सकते हैं उतना आप झेल सकते हैं। आपने उतना पिया और आपको नशा हो गया। तो शराब से ज्यादा नशा आ रहा है इसमें। तो मतलब कोडीन ये कफ सिरप की जगह ये नशे का नशे कारोबार का काम करने है। अब 1 चम्मच पीते हैं तो खांसी रुक जाती है, आधी बोतल पी लेते हैं तो आपको नशा हो जाता है। और किसका नशा है, अफीम का नशा, जिसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ने बैन कर रखा। एनडीपीएस एक्ट में आता है ये 2 तरह के हमारे शेड्यूल की ड्रग है, शेड्यूल एच और शेड्यूल H1। कोडीन दोनों शेड्यूल में है, शेड्यूल एच में भी है और शेड्यूल H1 में भी। एंट्री नंबर 28 है कोडीन का एनडीपीएस एक्ट में। अब इसका मतलब क्या हुआ, शेड्यूल एच में आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये कफ सिरप खरीद ही नहीं सकते। अच्छा। तो ये हो गया शेड्यूल एच। और शेड्यूल H1 और भी ज्यादा सख्त शेड्यूल है। इसमें तो जो फार्मेसी ओनर है जो आपको कोडीन का कफ सिरप देगा, वो आपका नाम, पता और जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसका नाम अपने रजिस्टर में नोट करेगा अगले 3 सालों के लिए। अच्छा। एक्ट इतना ज्यादा सख्त है क्योंकि ये शेड्यूल H1 ड्रग है, ऐसी ड्रग है जिसका अब्यूज हो सकता है और होता है। तो अब जो ये जो कोडीन का जो ये रैकेट चला, इसमें ऐसी मल्टीपल दवाएं बनाई गई कोडीन की, और इनको जो है बिना किसी कह सकते लिखा पढ़ी के जो है इलीगल तरीके से लोगों को बेचा गया। अब इसके नुकसान क्या है, जो भी बच्चा इसको पिएगा, जो नॉर्मली यंग एज के बच्चे पीते हैं, जो आप कह सकते हैं 15 साल से जो 30 साल का जो ब्रैकेट है, 15 से 30 साल का जो ब्रैकेट के लोग हैं, लड़के और लड़कियां, वो जो है इसका यूज करते हैं, इसको इलीगली प्रोक्योर करने का काम करते हैं। और ये एक तरह का ड्रग, सस्ता चीप नशा है। और इसका असर क्या है कि चूंकि ये ब्रेन पर असर करता है, तो दवा के तौर पे कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा ली जाए जहर है। तो लंबे समय तक जब आप इसका यूज करते हो तो आप इसके आदी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है आदमी जो है जो सारे के सारे सिम्टम्स उसके अंदर एक अफीम लेने वाले व्यक्ति की तरह, या मॉर्फिन लेने, जो हम कह सकते हैं हेरोइन लेने वाले व्यक्ति की तरह, उसके अंदर सिम्टम्स पैदा होंगे। कहने के लिए आपने घर या परिवार या जानकार लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप तो कफ सिरप पी रहे हैं। और ये चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन पर असर करता है, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी खराब होती चली जाती है। उसको किसी चीज में उसका मन नहीं लगता, कहीं भी उसको अच्छा नहीं फील होता है, उसको केवल वो कफ सिरप में ही मजा आता है। उसका जीवन से सारे के सारे सुख जो हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और वो दिन भर जितने भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनको केवल वही जो उनका ड्रग है वो सही समय पे मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारे समाज के लिए समस्या। और ऐसे लोगों को जिन्होंने ये काम किया है, एनडीपीएस एक्ट तो बहुत सख्त है, और भी जितने ज्यादा इनके ऊपर जुर्माने और सजा की जा सकती है, ये समाज के खिलाफ जो है, हम कह सकते हैं समाज के खिलाफ जघन्य अपराध है। क्योंकि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, जो 15 से 35 का 30 का जो एज ब्रैकेट, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बच्चे हमारे, जो हमारा देश का निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको ये सस्ते दामों पे ये सारी चीजें मुहैया कराकर उनके स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के आने वाले देश के भविष्य के साथ भी ये खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, इस पर भी बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है। और इस वक्त दो एसटीएफ छापे वगैरह मार रही, 2-3 लोग पकड़े भी गए हैं। तो आशा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया कि कोडीन सिरप के नाम से दरअसल आप अपनी खांसी नहीं ठीक कर रहे, नशे का ये कारोबार है, जो कि कुछ गैर कानूनी लोग गैर कानूनी तरीके से नशे के इस व्यापार, इस कारोबार में लिप्त हैं, और वो हमारी युवा पीढ़ी को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आपको खांसी जैसी कोई तकलीफ़ या समस्या आती है तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, और उनसे जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है केवल वो ही और उतनी ही मात्रा में, उतनी ही खुराक में अपनी दवाएं लें। आपने देखा कि पुनीत सर ने कितने आसान भाषा में, कितने सरल तरीके से हमें पहले
कोहरे के बारे में और फिर फॉग और स्मॉग का अंतर बताया, क्यों अंगीठी, कोयला, लकड़ी जलाने से लोगों की मौत हो जाती है, इसके बारे में बताया, और कोडीन सिरप का जो काला कारोबार है उसके बारे में बताया। ऐसी ही तमाम और जानकारी सीधे, सरल, आसान भाषा में विज्ञान को समझने के लिए देखते रहिए साइंस सिंप्लीफाइड। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।